को पैरों से रौंद कर आगे बढ़ जाना है और अब तो सफलता का मेडल लेकर ही वापस घर आना है। मैंने फिर से शुरू किया है जीना, मैंने फिर से शुरू किया है जीना। अब गैरों से ज़्यादा अपना ख्याल रखूँगा और आपको भी अपना ख्याल रखने के लिए ये हमारा पैगाम होगा और हमारी गुजारिश भी होगी कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए तथा सफलता का मेडल लेकर ही घर वापस आना चाहिए। जो जिद पकड़े हो ना उसे पूरा कर लो, जो जिद बनाए हो उसे ज़रूर हासिल करो। ऐसी मंजिल कहाँ जाएगी भाग कर दोस्त, जब हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर वो हिम्मत है। तो जज्बा बने, हिम्मत बने, आपका हमेशा शुभ ही शुभ हो। ऐसी महत्वाकांक्षा अभिलाषाओं के साथ आपको जोड़ता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारे से कंटेंट में। महाद्वीप पार्ट 9 के बाद अब आपके स्क्रीन पर महाद्वीपों का पार्ट 10 आ चुका है, यानी 10वां। आप खुद समझ सकते हैं कि हमने आपको कितना ज़्यादा देने का प्रयास किया है और ये जो मिल रहा है, ये जो मिल रहा है इसमें से एक भी पहलू छूट ना जाए दोस्त, एक भी पहलू छूट ना जाए, एक भी धागा टूट ना जाए। ऐसा पढ़ाई करना, ऐसी शिद्दत से जुड़ना कि कुछ छूटे ना आपसे। फिर देखना किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करना तो देखना अगर यहाँ से प्रश्न ना आए तब फिर कहना, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि जो दे रहे हैं वो रामबाण दे रहे हैं। ये ऐसा इलाज है जो फिर आपके जीवन भर काम आएगा। जी हाँ, तो महाद्वीप पार्ट 10 आपका स्वागत करता है। इसके ठीक पहले हम आप बातों को समझें और स्क्रीन पर साझा कर चुका हूँ मैं अफ्रीका महाद्वीप। इसका मतलब हम ताज़ा बात करें और सीधी बात करें, नो बकवास करें। अफ्रीका महाद्वीप की आज चर्चा होगी। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम बहुत कुछ जानने आए हैं। पहला दायित्व तो हमारा ये होता, हमारे स्टूडेंट साथी इस बात से भ्रमित होते हैं कि कैसे याद होगा। ऐसे याद होगा, याद होने के लिए कुछ करना नहीं, बस पूरे मनोवेग से हमारे साथ जुड़ने की ज़रूरत है, बस इतना काम करना है। तो अफ्रीका महाद्वीप का पहले हम तो एक चित्रांकन करेंगे, एक इसका चित्र बनाएंगे, छोटा मोटा जैसा भी बन जाए, टूटा फूटा जैसे भी बने। पहला काम हमारा, पहला दायित्व हमारा, हम लोग फिगर बनाएंगे। जी हाँ, तो हम सबसे पहले आपको देखिए दिखाते भी हैं फिगर बना के, कोई बहुत अलग मसला नहीं है और ना बहुत ही टफ है, इस बात को भी ध्यान दें। और ये फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके का, जिससे आपको पूरा तरीका मेरे हिसाब से समझ में आएगा। जगह हमारे पास भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ कमी होता है, लेकिन कोशिश हमारी आपके साथ पूरी होगी, संपूर्ण कोशिश होगी। और ये काम हो चुका है। अब लीजिए, पेश हो चुका है आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप का एक टूटा फूटा फिगर। और ये फिगर आपको बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है। मेरे साथी, मेरे स्टूडेंट साथी, मेरे दोस्तों, मुझे बताना ज़रा, क्या ये टफ है? क्या ऐसा टूटा नमूना बनाने में कोई दिक्कत है आपको? मुझे तो नहीं लगता। आप बड़े ही विनम्रता से इस फिगर का संपादन कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसका मतलब हमारा है कि आप इस फिगर को अपने नोटबुक पर बना सकते हैं, साथ ही साथ अपने मस्तिष्क में भी बना सकते हैं। हम तो अच्छी चीज़ों को बना लेते हैं, ये तो फिर तो बकवास चीज़ लग रही हमें। तो इसे बनाना तो बिल्कुल हुआ आसान, हम लोग इस पर पूरा फोकस बनाएंगे, देखिएगा ठीक ठाक। और मैं कुछ और भी कोशिशें करूँगा इस देखना, इसलिए मैंने कहा कि अभी हमारे पास फिगर की थोड़ी सी जगह स्पेस यानी कम है, तो इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ। आप समझ सकते हैं, अपने आपके नोटबुक पर तो स्पेस होगा। ये चीज़ समझिए, ये हमारा एक अफ्रीका महाद्वीप का नमूना हमारे सामने आ चुका है और हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण देशों को इंगित करेंगे। जो महत्वपूर्ण देश हैं, सारे देशों की बात नहीं करेंगे। वैसे तो अफ्रीका महाद्वीप में 55 देश आते हैं। कितने? 55 देश आते हैं, परंतु हम 55 देशों का नाम नहीं लिखेंगे, ना ही हमें 55 देशों से लेना देना है। हमारे एग्जामिनर महोदय आज तक बड़े से बड़े एग्जाम में जहाँ से प्रश्न पूछते आए हैं, हमारी बुकों ने जितनी औकात अपनी लगाई है, जितनी क्षमता से वो हमारे सामने पेश आए हैं, उनका दोगुना हम खुद ही लाए हैं। इसका मतलब हुआ हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम पर विश्वास बनाना होगा, बस इतना। और अपनी नोटबुक पर इतना लिखना होगा, फिर आप ढूंढते रहना, गूगल सर्च करना, तमाम प्रकार के स्पेशल लगाना, देखना उससे बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि हम खुद ही आपके लिए प्रयासरत हैं, इसलिए कई पार्टों में आपको ये सारी बातें देना चाह रहे हैं, दे भी रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा देश हम बनाएंगे, उसका नाम हम मोरक्को लिख जाएंगे। क्या लिखेंगे? मोरक्को। मोरक्को इस देश का नाम हो गया। क्लियर है? यहाँ देखिएगा, इसी मोरक्को के ठीक इधर अगर हम देखें, नज़र दौड़ाएं,
तो यहाँ ये जो मामला है, ये जो हिस्सा है, अब हर जगह हम लोग फिगर के माध्यम से जुड़े हैं तो चीज़ों को इस तरीके से अपने मस्तिष्क में बनाएंगे। और ये मामला है भूमध्य सागर का। भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर ने क्या किया है, इसके ठीक ऊपर यूरोप हो जाएगा। इसका मतलब भूमध्य सागर ने अफ्रीका को यूरोप महाद्वीप से क्या किया है, अलग किया है। या सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में कौन सा सागर है, तो हमारा जवाब होगा भूमध्य सागर। हम अगर मैप को विधिवत देख सकते हैं तो हम बिल्कुल ये पाएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप लगभग सेंटर में है और इसके ऊपर जो सागर होगा वो भी लगभग सेंटर में है, इसीलिए उसका नाम ही है भूमध्य। भू का मतलब पृथ्वी और मध्य का मतलब बीच में। पृथ्वी के बीच में कौन सा सागर है, बेसिकली हम लोग आराम से कह पाएंगे कि भूमध्य। लेकिन विशेषता क्या है, 2017 यूपी टेट ने पूछा, कौन नहीं पूछेगा भाई, कहाँ जाओगे आप भाग करके, हम तो तैयारी ही करके आ रहे हैं। 2017 यूपी टेट ने पूछा, आप नोटबुक पर देखिए, आप नेट पे सर्च करिए। उन्होंने कहा यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा सागर है, जैसा मैंने बोला है ऐसा ही प्रश्न आया था, तो उसमें भूमध्य सागर आपको टिक करना है। देखिएगा तो भूमध्य सागर ठीक ठाक समझिएगा। अगर हम बात करें तो इस दिशा में हर तरफ तो जल ही जल है ना। अगर हम इस दिशा की बात करें यानी इस तरफ आ जाएं तो इस तरफ हमें मामला कुछ जलों का इस तरीके से बनेगा और ये जो जलाशय हम देख पाएंगे इसका नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर क्लियर है। भूमध्य सागर का जो जल है वो अटलांटिक महासागर से जुड़ेगा तो इसका मतलब यहाँ एक संधि बन जाएगी, संधि। और ये वाला हिस्सा जो है ये यूरोप का है और ये वाला हिस्सा मोरक्को का। आपने बार बार पढ़ा होगा जल संधि किसे कहते हैं, जब कोई दो भूभाग आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं तथा दो विशाल जलाशय एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वहाँ जल संधियाँ बन जाती हैं, उसे ही हम जल संधि कहते हैं। और हमारे एग्जामिनर जल संधि पूछते भी हैं। तो भूगोल को समझना बिल्कुल आसान, उसके अगर शब्दावलियों को आप ध्यान दें तो जल संधि का मतलब जल के बीच में संधि होगी, जल दो जलाशय आपस में जुड़ेंगे तथा दो मुख्य यानी उच्च भूमियां अलग हो जाएंगी। यहाँ आप देख पाएंगे मोरक्को है और यहाँ आप देखेंगे तो स्पेन आपको मिलेगा। स्पेन जो कि यूरोप का देश है, स्पेन मोरक्को से अलग होगा और अटलांटिक महासागर का जल भूमध्य सागर से जुड़ेगा। इसीलिए इस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, देखिए बेसिक कहाँ से चल रहा है मामला, जिब्राल्टर जल संधि है। इसके बारे में पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। इसे भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। कुंजी इसलिए क्योंकि जिनको आवागमन करना है, आप सोचो जरा, आप अगर इस क्षेत्र के निवासी हैं और आपको जलमार्ग से तमाम सामानों को पहुंचाना है तो आराम से जब आप भूमध्य सागर के पास पहुंचोगे, इस रास्ते को अपनाओगे और ऐसे मार्ग से होते हुए फिर एशिया चले आओगे, तो इसका सीधा कारण है कि हम यहीं से एक चाबी लगाएंगे। इसका मतलब हम उस जल संधि को खोलेंगे, जबकि वो खुली खुलाई है, उसमें कोई ताला नहीं लगा है, लेकिन ये मानना है कि ये कुंजी है। अगर ये ना होता तो फिर हम जलयान को इतनी आसानी से इस क्षेत्र में ना ले जा पाते। इसलिए इसे भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को। हमारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिएगा, हम एक फिगर बना रहे हैं जिसके माध्यम से इसके चारों तरफ की संरचना को बखूबी समझेंगे। आज हमारा अफ्रीका महाद्वीप का ये पहला पार्ट है। हम यहाँ बेसिकली ये लिख भी सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप फर्स्ट है ये, इसके कई पार्ट आने शेष रहेंगे। अभी हमारा फिलहाल अफ्रीका महाद्वीप से एक बहुत बड़ा परिचय बना रहे हैं। जब ये परिचय हमारा हो जाएगा, जब हम इनके बारे में सब कुछ बखूबी जान जाएंगे, फिर हमारा इनके बारे में याद करना, इनकी चीज़ों को समझना बिल्कुल आसान होगा। पहले तो हम इनसे नाता जोड़ें। हम जिस सफ़र पे आए हैं पहले ये तो देख जाएं कि किधर से प्रवेश करना है और आसपास क्या क्या मिलेगा। मान लो कोई व्यक्ति इधर का रहने वाला हो तो वो कैसे जाएगा, कोई इधर का रहने वाला हो तो उसे कौन सा महासागर मिलेगा। इसलिए इन सारी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखना ज़रा, अगर आप इस क्षेत्र के निवासी हैं तो पक्की बात है आपका सामना हिंद महासागर से होने वाला है। इसका मतलब हमारा मैप हमें बहुत कुछ बताने के लिए तत्पर हो चुका है कि देखना, अफ्रीका महाद्वीप के इस दिशा में हिंद महासागर है और इस दिशा में आपका अटलांटिक महासागर है। यहाँ देखिएगा, ये जो हिस्सा है, ये जो खाली हिस्सा देख पा रहे हैं, यहाँ है कौन सा सागर, लाल सागर। देखिएगा यहाँ है लाल सागर और इसका लाल होना, लाल सागर का लाल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये लाल होता है शैवालों के कारण। शैवाल विशेष प्रकार के शैवाल द्वारा इस सागर का रंग, इसके तलहटी का रंग हमें लाल दिखता है।
इसलिए इसे लाल सागर कहते हैं। एक आपने पढ़ा होगा काला सागर, काला सागर में तमाम प्रकार के यान डूब जाते हैं, कीचड़ उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए उसे काला सागर कहते हैं। तो लाल सागर आपके सामने है, सवाल के कारण होता है। और देखिएगा इधर है, इधर जब आप आएंगे, इस क्षेत्र में आएंगे, इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर एक खाड़ी मिलेगी जिसे कहते हैं अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। अब देखिएगा पूरा फिगर आपको समझ में आएगा। अगर आप भारतीय मूल के निवासी हैं, एशिया महाद्वीप से बिलोंग करते हैं और आपको अफ्रीका महाद्वीप का सफ़र करना है, अफ्रीका महाद्वीप को देखना है, समझना है, जानना है, मानव जहाँ सबसे पहले पैदा हुआ था, मानव का सबसे पहला अवशेष जहाँ मिला था, मानव सभ्यता का पालना जिसे कहते हैं, अगर ऐसे महाद्वीप से आपका सामना होना है, ऐसे महाद्वीप से आप मुखातिब होना चाहते हैं, तो पक्की बात है आपको रास्ते पता होना चाहिए। तो हम इसी रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ अदन की खाड़ी है जो कि एशिया महाद्वीप से संबंध रखती है। इसका संबंध किससे होगा? एशिया महाद्वीप से। और जो हमारा लाल सागर है इसका संबंध किससे है? अफ्रीका महाद्वीप से। यहाँ भी देखिए दो जलाशय आपस में जुड़ जाएंगे, यानी जल मार्ग के रास्ते को संपादित कर जाएंगे। दो जलाशय आपस में जुड़ेंगे, इसका मतलब हम याद कर सकते हैं अदन की खाड़ी का जल किससे जुड़ रहा है? लाल सागर से। और आप देखोगे तो दो भूमियां यहाँ अलग होंगी। एक यहीं पर देश है जिसका नाम है जिबूती, जिबूती, जिबूती ये देश है। और यहाँ जो देश है अब एशिया महाद्वीप के हिस्से में, ये है यमन। तो जिबूती का यमन से अलग होना, अदन की खाड़ी का लाल सागर से जुड़ना, क्या हो गया? अभी पिछले कुछ चंद मिनट पहले हमने बात की आपसे कि दो विशाल जलाशय जुड़ेंगे, दो उच्च भूमियां अलग हो जाएंगी, बनेगा क्या? इसका मतलब जल ने समझौता कर लिया है, जल संधि हो गई है। और ये जल संधि किस नाम से जानी जाएगी? ध्यान देना। तो यमन किससे अलग हुआ है? यमन अलग हुआ है जिबूती से। जुड़ा कौन है? ये दोनों जुड़ चुके हैं। और इस जल संधि को क्या कहेंगे? बहुत ही प्यारी जल संधि है, कई बार आपके एग्जाम में आई भी, बाब अल मंडेओ, बाब अल मंडेओ जल संधि। लीजिए बाब अल मंडेओ जल संधि। यही नहीं छोड़ेंगे हम हाथ आपका, यही नहीं छोड़ेंगे हम साथ आपका। लाए हैं कुछ बहुत खास आपके लिए, पेशकश जारी रहेगा आगे आने वाले कई दिनों तक इस अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। आपकी विशेष पेशकश के साथ हम जुड़े हैं। बाब अल मंडेओ जल संधि, इसे जानते हो क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ टीयर्स। लीजिए आंसुओं का द्वार, इसे कहते हैं गेटवे ऑफ टीयर्स, गेटवे, गेटवे ऑफ टीयर्स, गेटवे ऑफ टीयर्स। इसका मतलब हुआ इसे कहा जाता है आंसुओं का द्वार। आप कहोगे सर क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने पूछा नहीं लेकिन मैं पहले ही तैयार हूं। इसे आंसुओं का द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि जब एशिया और अफ्रीका महाद्वीप एक में जुड़े रहे होंगे, प्लेटों का अपसारी गति हुआ होगा, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती होंगी। जब हम मनुष्य एक दूसरे से दूर भागने के लिए हमेशा पल पल तत्पर होते हैं, तो सोचना ये तो प्लेटें हैं, इनमें कोई जान तो अलग से है नहीं, इनको किसी से लगाव भी नहीं है, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। और इसी दूरी को बढ़ाने के क्रम में एशिया और अफ्रीका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब ये अलग हुए होंगे तो भीषण यहाँ तबाही हुई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डूब करके मर गए होंगे। इसीलिए इसे गेटवे ऑफ टीयर्स कहा जाता है। ये मानना है भूगोलवेत्ताओं का, उनका कहना है और यहाँ के निवासियों का कहना है कि ये आंसुओं का द्वार है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग डूब के मर गए होंगे जब ये चीज़ें टूटी होंगी। क्लियर है ना? यहाँ तक की बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। देखना अब मैं आपको एक बात और बताऊँगा, एक बात और क्या, बहुत ही रोचक बात। ये जलाशय जो है, अच्छा सोचना आप यहाँ से चले यहाँ पहुँचे हो, अब आपके दिमाग में होगा सर अगर ये सफ़र हम कर लें, ये वाला सफ़र सर करवा दीजिए हमें यहाँ, यानी भूमध्य सागर का जल लाल सागर से मिला दीजिए ज़रा, क्या कोई रास्ता है? जी हाँ, पहले कोई रास्ता नहीं था। 1858 ईस्वी में मिस्र की पहल पर, मिस्र के बारे में जानते हैं, गीजा का पिरामिड फेमस है, तो मिस्र की पहल पर यहाँ पर एक प्रयास किया गया, एक सफल प्रयास किया गया और एक बहुत ही विस्तृत नहर का निर्माण किया गया। ये जो देश आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला, ये मिस्र है और यहाँ एक नहर बनाई गई। इस नहर को लगभग ये मान के चले 168 किलोमीटर लंबी नहर, 168 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण हुआ। कब? 1858 ईस्वी में। नाम उसका क्या है? स्वेज नहर। स्वेज नहर द्वारा
भूमध्य सागर और लाल सागर के जलाशय को जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि जिससे आवागमन बेहतर हो सके, इसके लिए सरकार टैक्स लेती होगी, उसका तो रूल होगा ना, क्योंकि उसने अब खुद बनवाया हुआ है और विशेष रास्ते को जोड़ने का काम किया गया है। तो आप इस मैप को बेहतर समझ पा रहे होंगे। अगर ये मैप आपके दिमाग में सेट हुआ तो पक्की बात मान के चलिए अफ्रीका महाद्वीप आपके दिमाग में सेट हुआ। इसका मतलब हुआ कि हम लोग तैयार हो रहे हैं बेहतर ढंग से। यहाँ देखिएगा तो भूमध्य सागर को हमने लाल सागर से जोड़ा है, सुएज नहर द्वारा जोड़ा है, इसलिए हम इसे सुएज जल संधि भी कह सकते हैं। बहरहाल जिब्राल्टर को देखा हमने इस तरफ और इस तरफ हमने देख दिया बाब अल मंडेव जल संधि को। कोई दिक्कत नहीं, आंसुओं के द्वार को समझा हमने, सारी बातों को समझ चुके हैं। अब देखना जरा, विशेषताओं पर आएंगे हम जरूर, लेकिन अभी फिलहाल हम इसके चारों तरफ की एक सुंदर सी परिक्रमा लगा रहे हैं कि आपके आसपास क्या है। देखिएगा, अगर हम आसपास की बात करें तो कुल मिला के हमने 55 देशों की बात की है, जिसमें से कुछ द्वीपीय देश आपको मिलेंगे। एक द्वीपीय देश मिलेगा जिसका नाम है कैमरून। एक द्वीपीय देश इधर आपको मिलेगा हिंद महासागर में, जिसका नाम है सेशल्स। अच्छा देखना, यहाँ हिंद महासागर का नाम हमने लिया है तो आपको भी ये बारीकी पता होनी चाहिए कि कौन से द्वीप का नाम हमने किस तरफ लिया है। 49 देश जो इसके हैं वो तो मुख्य भूमि के हैं, लेकिन अब जो 6 देशों की बात हम करेंगे वो 6 द्वीपीय देश आपको मिलेंगे। इसका मतलब उन 6 द्वीपीय देशों को भी हमें जानने की बड़ी आवश्यकता होनी चाहिए और बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए हमारे अंदर, उसके प्रति, किसके प्रति, इन द्वीपों के प्रति, कि कौन कौन से द्वीप कहाँ मिले। कैमरून मिला, सेशल्स मिला, देखिएगा यहाँ मिलेगा एक प्यारा सा द्वीप, थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, मेडागास्कर, क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, इसका नाम है मेडागास्कर। कुछ स्टूडेंट साथी तो ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप वही होता है छोटा भूखंड हो जिसके चारों तरफ जल हो, उसे द्वीप कहेंगे। लीजिए यहाँ पर एक और द्वीप है जिसका नाम है मॉरिशस। हर हिंदुस्तानी की चाहत मॉरिशस, हिंदी भाषा बोली जाती है, तमाम संस्कृतियाँ यहाँ हैं दुनिया की। अगर समस्त संस्कृतियों को एक साथ देखना है तो मॉरिशस चले जाइए, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। फिलहाल फिर भी आपकी जेब तो गर्म होनी चाहिए। जितना खर्चा यहाँ आप करते उसके 2 गुने 3 गुने का चक्कर तो पड़ेगा ही। इसका मतलब मान के चले मॉरिशस जाने के लिए 8-10 लाख रुपए आपके जेब में होने चाहिए, फिर आप एक अच्छा खासा सफ़र करके लौट सकते हैं, मॉरिशस जा सकते हैं। मॉरिशस के लिए आपको विशेष प्रकार की कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। यहाँ समझना, तो मॉरिशस जो है, मॉरिशस के सफ़र पे आप जा सकते हैं। एक सुंदर सा देश है ये, सुंदर सा देश, एक द्वीपीय देश है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। हमारे देश के काफ़ी लोग यहाँ जाकर के बसे हुए हैं बहुत ही पहले से, और यहाँ ये हिंदी भाषी है, काफ़ी ज़्यादा हिंदी यहाँ बोली जाती है। अन्य भाषाओं का भी समागम है, मैंने कहा कई संस्कृतियाँ यहाँ हैं, इस पर चर्चा होगी फिलहाल बाद में। अभी हमारा काम चल रहा है कैमरून, सेशल्स, मॉरिशस की। कैमरून, सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, 4 प्रकार के द्वीप हमने इधर बात कर लिया है। अब देखना, अटलांटिक महासागर में एक द्वीप यहाँ मिलेगा, उसका नाम है, कुछ यहाँ बनाता हूँ, यहाँ देखिएगा, इसका नाम है साओ टोमे। साओ टोमे प्रिंसिपे, साओ टोमे, पूरा नाम लिख दे रहे हैं, प्रिंसिपे ये है। और यहीं पर एक छोटा सा द्वीप और मिलेगा जिसका नाम है किपवर्दे। किपवर्दे, कुल मिला के अब आप काउंट करोगे तो 6 द्वीपीय देश आपको मिलेंगे और बाकी देश जो हैं 49 मुख्य भूमि पर मिलेंगे। इनसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और इन प्रश्नों पर हमारी चर्चा फोकस बना रहेगा। मेडागास्कर देखना, मेडागास्कर यहाँ काफ़ी जल है ये चीज़, और यहाँ पर एक देश आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का, पतला सा ऐसे करके रहेगा, जिसका नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक देश अगर बात आए मोजाम्बिक की, तो इसी मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग होना कहेंगे। और जब मोजाम्बिक मेडागास्कर से अलग होगा तो कौन सा चैनल बनेगा? मोजाम्बिक। तो कभी कभार होता क्या है, देशों के नाम से ही उस जलसंधि का नाम पड़ जाता है, इसलिए इस जलसंधि का नाम मोजाम्बिक है। मुझे नहीं लगता कि यह भूलने वाली कोई बात बनेगी, क्योंकि हम इसे बड़ी ही सावधानी आराम से जान सकते हैं कि किस बात पर चर्चा होगी। अब देखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पर अब फोकस होगा। अब तो एक छोटा सा फिगर, एक नमूना बना है, अब काम देखना क्या क्या होना बाकी है। सबसे पहला दायित्व अब हमारा ये होगा कि हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण देशों को यूं ही बना लेंगे। जैसे एक तो अब हम यहाँ से इस कदर पश्चिमी सहारा नोट कर सकते हैं, अगर हम सारी बातों को ना इंगित कर पाएँ
तो कृपया आप नोट करें, ये है पश्चिमी सहारा, ये है आपका अल्जीरिया, ये है आपका, ये जो देश चल रहा है ये है मारतानिया, इसके बाद है देश माली, माली, इसके बाद है आपका लीबिया, ये हो गया लीबिया का, और इसके बाद आपका मिस्र मैंने लिखा ही लिखा है। देखना प्रश्न क्या बनेगा यहाँ पर, हम लोग बात कर रहे हैं कि पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, मारतानिया, माली, लीबिया और मिस्र की, ये मिस्र है, मिस्र, केवल एक मैपिंग समझ जाइए आप। यहां से मेरी बात क्या होगी, अब यहां से समझना, यहां से कर्क रेखा जाएगी, देखो जरा ऐसे करके निकलेगी कर्क रेखा, ऐसे करके, और ये कुछ इस तरीके से होती हुई आपके एशिया महाद्वीप की तरफ रवाना हो जाएगी और आपके भारत में भी अपना सफर तय करेगी। इसका मतलब जानते हैं, कर्क रेखा वगैरह के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले चर्चा किया है। अब हमारा काम क्या है, हमें याद हो जाना चाहिए कि कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर जाती है। मैं इसे नोट नहीं करूंगा, आप समझें, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, मारतानिया, माली, लीबिया, मिस्र से होकर जा रही कि नहीं जा रही है, जा रही ना। फिगर कुछ खुद बताने के लिए आपसे कह रहा है कि मुझे समझ जाइए, और इसी तरीके से अपने नोटबुक पर बनाइए और अपने मस्तिष्क में ये चीज़ छापने का काम करिए, प्रयास करिए, हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। कभी कभार होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा वो करने लगते हैं कि ऐसा हो नहीं पाएगा, हमसे होगा नहीं, ये बहुत बेसिकली बहुत गलत बात है। मेरा कहना होगा, एक बार करके तो देखो, एक बार कोशिश तो करो, ये हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा ना, फिर ये ज़िंदगी भर साथ निभाएगा, ये मान के चलना। जो आपसे बार बार याद नहीं होता ना, वो कहानी खत्म है। इसलिए मैंने यहाँ पर कोई अलग तरीके का व्यवस्था नहीं है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि बस टच किया आ गया, लीजिए देखते रहिए, ऐसा नहीं है। ये आपके हाथों की एक कलाकारी होगी, अपने हाथों से आपको काम करना होगा। ऐसा करने से ये आपके साथ जीवन भर रहेगा। इसलिए हम पढ़ाई के साथ बेहतर करना चाहते हैं। व्हाइट बोर्ड से बिल्कुल आपको सब कुछ आसानी से याद दिलाने के लिए हमने प्रण कर लिया है। अब देखिएगा, तो हम इसकी तो बात कर लिए, आगे देखिएगा, यहाँ हम बात करेंगे इसी साउ टोमे के आगे। यहाँ एक देश बनाएंगे जिसका नाम हम लिखने वाले हैं गैबोन। आप अपनी नोटबुक पर छापिएगा, यहाँ जगह कम है, मैं जी लिख दे रहा हूँ, गैबोन, इसका नाम है गैबोन। तो हम जहाँ बात करेंगे यहाँ साउ टोमो के बाद गैबोन की, गैबोन के बाद यहाँ एक देश आएगा, उसका नाम है कांगो। गैबोन के बाद आ गया कांगो, और कांगो के बाद कांगो गणराज्य, किसानसा इसकी राजधानी है। कांगो गणराज्य की राजधानी किसानसा। मोरक्को की राजधानी बताना जरा। मोरक्को की राजधानी है रबात। मोरक्को की राजधानी रबात। कुछ देशों की राजधानियां भी आप याद कर लेंगे, जैसे मोरक्को की राजधानी हो जाए या फिर मिस्र की काहिरा हो जाए, तो ऐसे तमाम देशों की राजधानी आपको याद करना। लीबिया की राजधानी हुन है, हुन। तो हमें कुछ देशों की राजधानी याद करके चलना चाहिए। देखिएगा, तो हम बात कर रहे थे किसकी, ये गैबोन हो गया, कांगो हो गया, कांगो गणराज्य हो गया। अब याद करेंगे युगांडा, केन्या, सोमालिया, क्रम से। युगांडा आ गया, केन्या आ गया, और केन्या के बाद ये जो हिस्सा सफ़र में जाएगा, ये वाला, इसे हम सोमालिया कहेंगे। इसका मतलब हम नामकरण कर सकते हैं, युगांडा, इसका नाम है केन्या, इसका नाम है सोमालिया, ये चीज़ें, युगांडा, केन्या, सोमालिया। और अब हम क्या करेंगे, यहीं से देखना, साओ टोमे से लेकर के एक रेखा ऐसे खींचेंगे जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर, देशांतर की भूमध्य, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये अक्षांश है जी, अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर जा रही है, और अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर जा रही है आपके स्क्रीन पर मैं साझा कर चुका हूँ। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट चल रहा है, बात ध्यान रखिएगा। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, बार बार मैं आपसे कहता हूँ, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी, तो मुट्ठी बांध लीजिए और विश्वास के साथ ये काम करिए, फिर आप कहीं पछताएंगे नहीं, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिएगा, तो भूमध्य रेखा यानी अक्षांश रेखा कहाँ से निकली है,
यहाँ से गैबोन से, कांगो से, गांगो गणराज्य से, इसके पहले सबसे पहले इसने साओ टोमो को संपर्क किया है, जो कि एक द्वीपीय देश है। क्लियर है ना, निकल गई इस तरीके से। आगे समझिएगा, हम बात करेंगे एक और रेखा की। वो रेखा कुछ इस तरीके से बना लेंगे हम। यहाँ देखिएगा एक देश बनाएंगे इस तरीके से, और दूसरा देश ले आएंगे कुछ इस तरीके का, ऐसे, और एक देश आपका यूं है ही। देखना इसका नाम क्या होगा, नामीबिया। नामीबिया, नामीबिया। इसका नाम है ओस्वाना, ओस्वाना। इसका नाम है दक्षिणी अफ्रीका, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मोजाम्बिक। और ये क्या है, मेडागास्कर। एक रेखा में कुछ इस तरीके से देखना डाल रहा हूँ, ये रेखा, तो आपको देखने में पता चलेगा कि नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर से होकर जाने वाली रेखा कौन सी है, उसका नाम है मकर रेखा। तो बहुत ही बेहतरीन महाद्वीप से अब आपका सामना हुआ है। सोचिए जरा, यहाँ से तीनों रेखाएं जा रही हैं, अद्भुत है ना। इसलिए तो एग्जामिनर ये प्रश्न पूछेगा आपसे, कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिसमें से कर्क भी जाती है, भूमध्य भी जाती है, और मकर रेखा भी जाती है। पहला इकलौता ऐसा महाद्वीप है, और कोई आपको ऐसा महाद्वीप मिल नहीं सकता, ये दावे के साथ कहता हूँ। क्लियर है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, और किन किन देशों से होकर गुजरती है आपको मैप के माध्यम से हमारा प्रयास रहा है बताने का। आगे देखिएगा, एक महत्वपूर्ण बात और शेष है, इसी वक्त मैं उस पर भी चर्चा कर दे रहा हूँ। देखना, एक रेखा और आएगी, एक रेखा और आएगी कुछ इस तरीके से, ऐसे होकर चली जाएगी, ऐसे वो रेखा इस तरीके से आएगी। और ये जो है खाड़ी है, जिसका नाम है, यहाँ देखिए जगह कम पड़ रहा है, आप नोट करिए, गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। किस जगह, गिनी की खाड़ी में 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, गिनी की खाड़ी में काटती हैं। एक और रेखा यहाँ से गुजर रही, सोचो, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा भी यहीं से गुजर रही है, हमारी समय रेखा भी यहीं से आ रही है। और वो किन किन देशों से होकर जाती है मैं उसको नोट करा दे रहा हूँ, आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। अल्जीरिया, अल्जीरिया, माली, टोगा, टोगा, घाना, घाना और वर्किना फासो। वर्किना फासो से होकर कौन सी रेखा जाती है, 0 डिग्री देशांतर। याद रख पाएंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से होकर जा रही है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि गिनी की खाड़ी में हमारी भूमध्य रेखा को काट रही है, और ये मुख्य रूप से इन देशों से होकर गुजर रही है, अल्जीरिया, माली, टोगा, घाना और वर्किना फासो से होकर जाती है। तो आप देख पा रहे हो इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसमें से 4 रेखाएं जा रही हैं। तो प्रश्न एग्जामिनर कहाँ से पूछे, सब तो यहाँ पड़ा है, अभी तो हम लोग उत्तरी अमेरिका और यूरोप में अटके हुए थे, सारी कहानी तो यहाँ है। प्रश्नों की संख्या यहाँ आपको मिलेगी खूब ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर लालायित हो रहे हैं आपके साथ जुड़ने के लिए। आप इन्हें जोड़ें और आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अफ्रीका महाद्वीप एक रोचक महाद्वीप है वाकई में। इस महाद्वीप को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हो, एक तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल में भी, जनसंख्या में भी, तो हमें ज़्यादा समय यहाँ देना होगा। जो पहले नंबर पर एशिया महाद्वीप, वहाँ और देना होगा। तो अफ्रीका महाद्वीप में हम ज़्यादा समय इसलिए गंवाएंगे, ज़्यादा समय इसलिए लगाएंगे, इसका सीधा तात्पर्य क्योंकि हम इसे और बेहतर समझ पाएंगे। देखना, अभी तो हम फिलहाल इसका परिचय प्राप्त कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। देखिएगा, अभी आपने देखा क्या कि मान लो ये अफ्रीका महाद्वीप है, मान लो ये अफ्रीका महाद्वीप, तो आपने देखा होगा कि यहाँ से कर्क रेखा गई, यहाँ से मकर भी गई, यहाँ से भूमध्य भी गई, यहाँ से एक रेखा और भी आई। देखना ये चीज़, यानी हम लोग देख पाए हैं कि यहाँ से कर्क रेखा होकर जाती है, यहाँ से भूमध्य रेखा भी जाती है, यहाँ से मकर रेखा भी जाती है, और ये ऐसा महाद्वीप है जहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा भी जाती है, यानी हमारी समय रेखा भी जाती है। अब समझ पा रहे हैं आप, समय रेखा ने भूमध्य रेखा को कहाँ काटा था, गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में काटा था। क्लियर है ना, अभी फिलहाल इस पर चर्चा हुई है। अब देखना मैं विशेष बात क्या करना चाहता हूँ। एग्जामिनर पूछेगा
कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। अब आप सोच में पड़ जाओगे, जबकि आपने हल कर लिया है, जबकि आप उस बात को टच कर चुके हैं, उस प्रश्न को जान चुके हैं, फिर भी आपसे गलत होने के चांसेस बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसे समझा नहीं ना। देखना जरा, अगर हम चार गोलार्ध की बात करते हैं तो देखना, भूमध्य रेखा किसी भी संरचना को, हमारी पृथ्वी को इस तरीके से बांटती है। इसे कहती है उत्तरी गोलार्ध और इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। जब इस पर कोई देशांतर रेखा डाली जाती है तो ये वाला मामला बन जाता है पूर्वी गोलार्ध, ये वाला मामला बन जाता है पश्चिमी गोलार्ध का। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि ये एक अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा जा रही है तो इसका मतलब अफ्रीका का कुछ पोर्शन उत्तरी गोलार्ध में आएगा और कुछ पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध में आएगा, नो डाउट। अफ्रीका महाद्वीप से देशांतर रेखा भी जा रही है और हमें पता है कि देशांतर रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी में। इसका मतलब अफ्रीका महाद्वीप का कुछ हिस्सा पूर्वी गोलार्ध में आएगा और अफ्रीका महाद्वीप का कुछ हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में आएगा, नो डाउट। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे चार रेखाएं जा रही हैं। आप देख रहे हैं चार महत्वपूर्ण रेखाओं का यहाँ से आवागमन हो रहा है। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, जबकि इनका कोई व्यवहारात्मक ज्ञान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। आपको पता है कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इनके माध्यम से तमाम चीज़ों की जानकारियां हम बेहतर कर पाते हैं अपने जीवन के संचालन में। तो हमने इन रेखाओं के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा भी है, पीछे इनके बारे में क्लासें आ चुकी हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा के बारे में अलग अलग की क्लासें इस यूट्यूब चैनल पर हम प्रोवाइड करा चुके हैं। देखिएगा, यहाँ जहाँ बात कर रहे हैं हम अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ी हुई तथ्यों की जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो हमारा पहला काम हो गया कि हम कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों से होकर जाता है, चारों गोलार्ध में स्थित है, चारों गोलार्ध में स्थित महाद्वीप। लीजिए, स्थित महाद्वीप। अब हम इसकी विशेषता की बात करेंगे। चारों गोलार्ध में स्थित महाद्वीप। आपके स्क्रीन पर साझा किया कि कर्क रेखा, मकर रेखा, देशांतर रेखा इससे जा रही 0 डिग्री, कोई बात नहीं। आगे देखिएगा, हम अगर बात करें कि यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश होगा अल्जीरिया। अल्जीरिया आपने मैप में देखा, अल्जीरिया। इसके बाद देखना, और अगर हम बात करें जनसंख्या में तो अल्जीरिया में जनसंख्या कम है, आपको मिलेगी नाइजीरिया में, जहाँ हाउसा फुलानी जनजातियाँ मिलेंगी। फिलहाल उस पर चर्चा बाद में होगी। नाइजीरिया जनसंख्या के मामले में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और अगर सबसे छोटा देश बात की जाए, छोटा देश तो फिर केवल छोटा कह रहा हूँ, इसका मतलब समझ जाइएगा, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों यहाँ कम है, सेशल्स। छोटा देश अफ्रीका महाद्वीप का कौन होगा? सेशल्स होगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। हमारा परिचय अफ्रीका महाद्वीप से बन रहा है, हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को अभी केवल समझ रहे हैं, केवल इतना जान रहे हैं कि अच्छा, जिस महाद्वीप के सफ़र पे आज हम लोग हैं, जिस महाद्वीप को समझने आज हम चले हैं, कि हकीकत में इस महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेना चाहिए। चलिए, सफ़र पे हैं, आसपास की चीज़ों को समझा, आसपास की जलसंधियों को जाना, विशाल जलाशय को समझ आए हम, स्वेज नहर को देखाए हम, तो ऐसे तमाम चीज़ों को देख करके आए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण देशों को भी जान लेते हैं कि कौन सा देश सबसे बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको यहीं मिलेगा, सहारा मरुस्थल, ऊंट के लिए फेमस रहेगा। कालाहारी मरुस्थल मिलेगा, आपको तमाम चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। इसका मतलब हम इसकी रूपरेखा आपको बहुत बेहतर देने वाले हैं। अफ्रीका महाद्वीप की तमाम कहानी को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताने वाले हैं। देखिएगा, अभी हम लोग इस अफ्रीका महाद्वीप के कुछ उपनाम रखेंगे। देखिएगा, ये आपके लिए विशेष होगा, एग्जामिनर कई बार यहाँ से ये प्रश्न पूछ चुका है। उपनामों की बात हम करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात, इसे भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। आपके मन में तुरंत ये प्रश्न बनेगा, सर क्यों? और हम उसका उत्तर लाए हैं, हर क्यों का जवाब लाए हैं। भविष्य का महाद्वीप क्यों? सुनिएगा जरा। अफ्रीका महाद्वीप को जब आप मैप में देखोगे तो आप, जहां मैंने अभी कुछ इस तरीके से अफ्रीका का हार्न बनाया हुआ था, अफ्रीका का हार्न इसे कहते हैं, जहां आपने जिबूती को देखा यमन से अलग होते हुए, यहीं आप देखेंगे तमाम प्रकार के देश जो भी आप आगे मिलेंगे आपको, तो अफ्रीका का हार्न उसमें होगा, इथियोपिया मिलेगा, उसमें जिबूती मिलेगा। तो इन देशों का जो समागम होगा, इन देशों को अफ्रीका का हार्न कहते हैं। इसे पशुपालन के लिए जाना जाता है। फिलहाल इस पर अलग अलग पॉइंट से चर्चा करूंगा मैं। ये जो हिस्सा है, यहाँ बात को इतना था भविष्य का महाद्वीप, इसे क्यों कह रहा हूँ, यहीं आप देखेंगे तो ऐसे क्रम से यहाँ आपको मिलेगी विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर,
फिर आपको नासिर झील यहाँ मिलेगी मिस्र में। ऐसे करके एक भ्रंश घाटी का निर्माण होगा जिसे ग्रेट वैली कहते हैं, और सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रंश कहते हैं। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। भ्रंश का मतलब हुआ कि वहाँ पर दरारें आ चुकी हैं, अर्थात भूगोलवेत्ताओं का, वैज्ञानिकों का मानना है कि आगामी कुछ वर्षों में, आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ का मतलब काफ़ी वर्षों में, अफ्रीका महाद्वीप उस भ्रंश घाटी से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसका मतलब कुछ हिस्सा टूट करके दूसरी तरफ चला जाएगा और कुछ हिस्सा यहाँ रह जाएगा। तो अब तो आप समझ सकते हो ना, जब कभी एशिया अलग हुआ था, अब फिर से टूट के महाद्वीप अलग होगा, तो ये तो चलता रहेगा। तो जब ये होगा, यहाँ हो सकता है, इसीलिए इसे भविष्य का महाद्वीप कह रहे हैं कि भविष्य में कोई एक और महाद्वीप इससे बन सकता है। नो डाउट समझ गए होंगे आप। भविष्य का महाद्वीप, या फिर कहा जाए आशा का महाद्वीप किसे कहते हैं? आशा का महाद्वीप। तो यही बात है, आशा, विश्वास या भविष्य, आप मान के चल सकते हैं। देखना, एक बहुत बड़ी विशेषता इसकी है, इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। अंध महाद्वीप इसे क्यों कहते हैं, इस बात को समझना, क्योंकि ये ऐसा महाद्वीप है जो प्रकृति के चपेड़ों से मारी जाती है। आप देख सकते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा जिस महाद्वीप के से होकर जाएगी, तो सूर्य तो बराबर यहाँ बना रहेगा, कभी सूर्य नाता ही नहीं तोड़ेगा। इसका मतलब गर्म होगा ये, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, जो कि किसी भी मानवीय जीवन के लिए उतनी बेहतर नहीं हो सकती है। यहाँ वनस्पतियों का विकास खूब हुआ है, वनस्पतियाँ खाते पीते घर के निकल आए हैं, बहुत मजबूत पौधे, सदाबहार वन आपको मिलेंगे, कांगो को वनों का देश भी कहा जाएगा। तो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ आपको मिलने वाली हैं, और वनस्पतियाँ तो ऐसी जो आप देख करके एक बार घबरा जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो मामला है, यहाँ जो विशेषता है, वो विशेषता किस पर निर्भर है? यहाँ के नेचुरल कंडीशन पर। यहाँ से रेखाएं तीनों जा रही, इसका मतलब सूर्य यहाँ 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 यहीं तो रहेगा, घुमा फिरा के वो तो अफ्रीका महाद्वीप में हमेशा रहने वाला है। इसका मतलब सूर्य की किरणें बहुत ही तेजी पड़ेंगी। तो अंध महाद्वीप इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अन्य क्षेत्रों के अन्य रूप से पिछड़ा हुआ है, यानी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से तथा शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महाद्वीप काफ़ी पीछे है। देखना, मैंने कह दिया आपसे कि किस रूप में? आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप में और शिक्षा के रूप में, या शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महाद्वीप आपको काफ़ी पीछे मिलेगा, काफ़ी पीछे मिलेगा। इसीलिए इसे अंध महाद्वीप कहा जाएगा। इसका मतलब समाज से उतना नाता नहीं है जितना अमेरिका का हो, जितना यूरोप महाद्वीप का हो, जितना एशिया महाद्वीप का हो। यहाँ विशेष प्रकार की जनजातियाँ मिलेंगी जिनका अभी भी समाज से कोई लेना देना नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल है, उनको ज़रूरत नहीं है। आपके बड़े बड़े बंगले हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। आपके पास कार है, टेलीविज़न, उनको ज़रूरत नहीं है। ऐसी तमाम जनजातियाँ, इसका मतलब इसलिए इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं, जिनका मानना है कि हमें इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं, हमारी अलग दुनिया है। हमें पता ही नहीं कि आपने सड़कें बनवा रखी, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं, मुझे तो जंगलों में रहना है, खुद का खाना है, खुद का बनाना है, नेचर के अनुसार जीना है और प्रकृति की गोद में मर जाना है। ये है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कह रहे हैं। समझ गए होंगे आप। तो अंध महाद्वीप के बाद देखना, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? अफ्रीका को, चाहे वो जनसंख्या की बात करें और चाहे वो क्षेत्रफल की बात करें, दोनों में ठीक होगा ये। आगे देखिएगा, इसे काला महाद्वीप कहते हैं। इसका कारण इसी अंध से ले लो, काला महाद्वीप कहते हैं। ये मान के चलना काफ़ी पीछे है। दूसरी बात, यहाँ के लोग काफ़ी काले होंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश निरंतर पड़ रहा है, हमेशा पड़ रहा है। और आज भी देखिए, तमाम प्रकार की कॉस्मेटिक क्रीम का हम लोग उपयोग करते हैं और सोचते हैं कि धूप से बच जाएंगे। फिलहाल ऐसा होता कुछ नहीं है, और हम अपने दिल को बहलाने के लिए तमाम प्रकार की क्रीमों का इस्तेमाल किया करते हैं, और वो लिख देते हैं सनस्क्रीन करके आपको देते हैं, और आपको लगता है कि हमें सूर्य के प्रकाश से बचा लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटेक्शन करने से बहुत कुछ होता नहीं है। फिलहाल नेचर की मार जब भी पड़ेगी तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं। हम बात कर रहे हैं काला महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, अंध महाद्वीप, आशा महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप। देखिएगा, ये सबसे गर्म महाद्वीप है, गर्म महाद्वीप। अभी बात हो ही चुकी है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। अगली बात देखना, ये है मानव का पालना। मानव का पालना, याद रखिएगा, सभ्य मानव का पालना नहीं बोला है, मानव का पालना बोला है। सभ्य मानव का पालना फिलहाल एशिया महाद्वीप टिक होगा, और विकसित सभ्य मानव का पालना तब यूरोप महाद्वीप टिक होगा। प्रश्नों को तह तक समझा कर, जल्दबाजी में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मानव का पालना, उत्तर हमारा अफ्रीका महाद्वीप। सभ्य मानव का पालना, उत्तर हमारा एशिया महाद्वीप।
विकसित सभ्य मानव का पालना, उत्तर हमारा चला जाएगा यूरोप महाद्वीप के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, मानव का पालना इसे कहा गया है। और सबसे पहले मानव अवशेष कहाँ मिला है? यहीं। सबसे पहले मानव अवशेष कहाँ मिला था? सबसे पहले मानवीय अवशेष अगर मिला है तो आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा, यहीं मिला हुआ है। और हम होमो सैपियंस प्रजाति के माने जाते हैं अगर, तो होमो सैपियंस का घर किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। ध्यान दीजिएगा, होमो सैपियंस मानव का घर, होमो सैपियंस मानव का घर किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ये इसकी तमाम विशेषताएं रहीं। क्लियर है? हमने आपसे कहा है कि हम ऐसे महाद्वीप से मुखातिब हैं जिसके बारे में बहुत कुछ लाए हैं और बहुत कुछ आना शेष है। अभी हमारा एक छोटा सा परिचय इसके साथ मात्र बना हुआ है। हम कुछ महत्वपूर्ण देशों की राजधानियां भी याद कर सकते हैं और हमें याद करना चाहिए क्योंकि अक्सर वो पूछे जा चुके हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा, ऐसे याद कर लेंगे 2-4 देशों की राजधानियां, ज़्यादा नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा काम कर लीजिए जिससे कहीं फंसे ना आप। मिस्र की राजधानी क्या हो जाएगी? काहिरा। लीबिया की अभी हमने बात की थी आपसे, लीबिया की राजधानी क्या बताया था? हुन। और कांगो की राजधानी क्या बताया था? किसानसा। कांगो की राजधानी किसानसा। और कांगो गणराज्य की राजधानी, कांगो गणराज्य की राजधानी, तो कांगो गणराज्य की राजधानी अगर बात आ जाएगी तो इसका राजधानी का नाम हो जाएगा ब्राज़विले। ठीक है। और आपके मॉरिशस लीजिए, जहां हमने आपसे कहा कि आप जाइए, मॉरिशस की राजधानी, हिंदी वाले बोलने वाले लोग यहाँ मिलेंगे, इसकी राजधानी का नाम है पोर्ट लुइस राजधानी है। और जिस सेशल्स की बात अभी हम लोगों ने किया था, सेशल्स जो कि सबसे छोटा है, इसकी राजधानी है विक्टोरिया। सेशल्स की राजधानी में है आपकी विक्टोरिया। और अगर हम बात करें कि मोरक्को की राजधानी क्या है? मोरक्को की राजधानी है रबात। और सूडान की राजधानी क्या होगी? खार्तूम। ये पूछे गए हैं, फिलहाल इन्हें याद रख पाएंगे आप। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। तो कुछ राजधानियों से मैंने परिचय करा दिया जो पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पर हमारी बातें हुई। देखना, मैं बात करूंगा, जहां हमने मोरक्को की बात की, मोरक्को से एक बात हमें याद आ गई। मोरक्को में आपने सुना है इब्न बतूता। इब्न बतूता का नाम सुना है ना? इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता नाम देखिए, इब्न बतूता कहाँ से आया? मोरक्को से। कब आया? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, तुगलक के दरबार में आया था कौन? इब्न बतूता। कहाँ का निवासी था? इसी मोरक्को का रहने वाला इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी है। और किस भाषा में? अरबी। कौन सी पुस्तक इसकी है? रेहला। पूछी गई है ना, रेहला पुस्तक लिखा है और किस भाषा में लिखा है? तो अरबी भाषा में लिखा है। अब मान के चलें कि हमने आपको अफ्रीका महाद्वीप का एक नमूना, एक परिचय आपको दे दिया है, एक महत्वपूर्ण परिचय से आपको जोड़े रखा और महत्वपूर्ण बातें अभी तक हमारी आपके बीच में चलती रही हैं। आशा विश्वास है कि आपको ये कंटेंट बिल्कुल मज़ेदार लगा होगा। मैं आपको कुछ उम्मीदों में बांध देता हूँ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अफ्रीका महाद्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल मिलने वाला है, विक्टोरिया झील देखने वाले हैं, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी से हमारी मुलाकात होने वाली है। इसका मतलब हुआ हम सबसे बड़ी सोने की खान देखेंगे, हम गीजा का पिरामिड देखेंगे, हम तमाम ऐसी बातों को अब यहाँ आकर के देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में पहुँचकर देखेंगे, तमाम चीज़ों को जानेंगे और उनको विधिवत अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे और काम भी करेंगे इस पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी आशा विश्वास के साथ कि ये कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप अफ्रीका महाद्वीप से परिचय बना चुके होंगे। अफ्रीका महाद्वीप से अभी तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलने चाहिए थे, मैं उनको उच्चारित कर चुका हूं, आपके पास प्रेषित कर चुका हूं। अफ्रीका महाद्वीप के नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, लगातार हमारे यूट्यूब चैनल को प्रोवाइड कराएं, यानी आगे भेजने का प्रयास करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। जिस दिन ये चैनल आपकी ग्रोथ से, आपके मजबूत इरादों से चलेगा, तो विश्वास दिलाता हूं आपको बहुत कुछ अलग करके जाऊंगा इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर। आप केवल बने रहें हमारे साथ, शिद्दत से जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।